तो मैं बहुत देर से कह रहा था, चलो कोई मसला नहीं है। स्कैटर डायग्राम की कोई भी कहानी नहीं सुनी अभी तक आप लोगों ने? नो सर। चलो नो कोई सर। बात नहीं, कभी देखा नहीं। खैर, मैं ये कह रहा था बेसिकली स्कैटर डायग्राम के हवाले से कि अभी तक हमने जो भी ग्राफ्स वगैरह पढ़े हैं, हर किसी की अपनी अपनी एक रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम बात करें हिस्टोग्राम की, तो हिस्टोग्राम की बार्स की रिप्रेजेंटेशन है, जॉइंट बार्स हैं, बार्स की विड्थ और बार्स की हाइट रिप्रेजेंट कर रही है डेटा को। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें बार ग्राफ की, तो नॉर्मल बार्स की हाइट रिप्रेजेंट कर रही है डेटा को। सिमिलरली हम बात करें पिक्टोग्राम की, तो पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है या कुछ ऐसी, हाँ, पिक्चर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है डेटा को। तो इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से, तो वो लाइन ग्राफ्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डेटा कैसे हो सकता है। तो स्कैटर डायग्राम बेसिकली क्या है? स्कैटर डायग्राम आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप ग्राफ है। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो डिस्पर्स्ड होंगे, फैले हुए होंगे, स्कैटर्ड होंगे, जस्ट लाइक द नेम। तो स्कैटर डायग्राम के अंदर बेसिकली आपके पास क्या होगा कि आपके पास इन एक तरीके से बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, बहुत सारा डेटा होगा जो डेटा को रिलेट करेगा, जैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से रिलेट कर रहा होगा, और उस हिसाब से हमने कोऑर्डिनेट्स लगाने होंगे। अभी मैं डेटा की एग्जांपल दूंगा तो फर्दर समझ में आएगा। सेकेंडली, हमें जैसे हम लोग मीन, मीडियन एंड मोड निकालते थे, सबसे ज़्यादा जैसे अगर मैं बात करूं मीन के हवाले से, तो इस ग्राफ के अंदर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें ग्राफ की वर्किंग्स के अंदर ही शो करना पड़ेगा मीन। क्या मतलब हुआ कि हम अलग से अब मीन निकालने नहीं बैठेंगे, हम ग्राफ के अंदर ही कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे पास एक मीन रेंज आ जाएगी, या मीन यू कैन से एक ऐसी लाइन होगी जो मीन बताएगी। दैट्स हाउ स्कैटर डायग्राम वर्क। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को एक अच्छी एग्जांपल दूं, तो एक स्टूडेंट है या एक क्लास है, बेसिकली पूरी एक क्लास है जिनके फिजिक्स मार्क्स हैं, स्टूडेंट्स के फिजिक्स मार्क्स हैं और मैथ्स के मार्क हैं। तो हमारे पास इसको ज़रा लेबल भी कर देते हैं। एक 60 मार्क्स का, फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। तो हमें एक और चीज़ भी समझनी है कि y एंड x का रिलेशन बनाना है, एक ऐसा रिलेशन बनाना है मार्क्स का। जैसे यहाँ पे अगर डेटा मार्क्स है, तो ऐसा डेटा बनाना है मार्क्स का कि आपस में रिलेटेड हो। क्या मतलब हुआ? एक बच्चा है फॉर एग्जांपल, वो मैथ्स फिजिक्स में बहुत अच्छा है और वो मैथ्स में वीक है, एग्जांपल लेते हैं, तो उसके मैथ्स में 20 आए बट फिजिक्स में उसके मार्क्स 40 आए, लाइक दिस। और डेटा बना, और बच्चों का हम लोग ज़रा मार्क्स कलेक्ट करते हैं, और मैथ्स एंड फिजिक्स के मार्क्स इस तरीके से हम लोग इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं। तो एक बहुत वीक बच्चा है तो उसके बिल्कुल ही बेकार मार्क्स आ रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है, एक बिल्कुल ही कुछ नहीं लिखा उसने, 0 एंड 0 मार्क्स हैं।
और बात करते हैं। एक के 20 आ रहे हैं तो 10 आ रहे हैं, कुछ अच्छे बच्चे भी हैं 60 और 60 भी लेकर आ रहे हैं, 60 और 50 लेकर आया चलो एक बच्चा। इसी तरीके से अब कोई इनका बेसिकली कोई वो नहीं बनता, रिलेशन वैसे बनता नहीं है। ऑफ कोर्स अगर फिजिक्स के कोई मार्क्स अच्छे लेकर आ रहा है तो जरूरी थोड़ी मैथ्स के भी अच्छे मार्क्स लेकर आए या फिर मैथ्स के वो वीक मार्क लेकर आए, कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि ओवरऑल क्लास के अंदर जो बच्चे मार्क्स लेकर आए हैं, क्या अगर हम उसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं और हम चेक कर सकते हैं कि किस तरीके का ग्राफ है। क्या ज्यादातर बच्चों ने अगर लेट से 50 मार्क्स अचीव किए हैं इन फिजिक्स, तो क्या वो मैथ्स के अंदर कैसे मार्क्स लेकर आए। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं डेटा को, और हम एक तरीके से एक रिलेशन खुद से बनाएंगे, इवन दो इनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हम रिलेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। अब जैसे 50 मार्क्स कोई फिजिक्स में लेकर आ रहा है, तो हो सकता है वो 30 मार्क्स लिया है मैथ्स के अंदर। इस तरीके से डेटा बना लाइक दिस। अब मैं कोऑर्डिनेट्स रैंडम रख रहा हूँ। अच्छा, कुछ ऐसा भी है, एनोमलस पॉइंट भी है कि वो 20 मार्क्स लेकर आ रहा है फिजिक्स के अंदर, लेकिन 60 मार्क्स लेकर आ गया मैथ्स के अंदर लाइक दिस। लेकिन ज्यादातर बच्चों का अगर हम डेटा देखें तो ज्यादातर बच्चों का डेटा यहाँ पे लाइक दिस, इस तरीके से। समझ में आ रहा है। एक और पॉइंट यहाँ डाल देते हैं चलो, कि एक 10 मार्क्स लेकर आया तो 39 मार्क्स लेकर आए हैं। तो ये हम लोगों ने डेटा रिप्रेजेंट करते हैं। यूजुअली आपको डेटा दिया हुआ होता है, प्लॉटिंग ऐसी हुई भी होती है, एक आध कोऑर्डिनेट्स नहीं होते तो हम टेबल में से चेक करके यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। अब जरा रिलेशन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ को रिलेशन इज प्रेजेंट हियर। सबसे पहले रिलेशन की बात करने से पहले मैं आप सबको ग्राफ के हवाले से बता दूं कि ग्राफ का जो एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है, ग्राफ में कभी भी अगर लाइन इस तरीके से जाएगी लाइक दिस, तो इसका मतलब है कि ग्रेडियंट क्या है, पॉजिटिव है। ग्रेडियंट की भी बात हम हमारे और चैप्टर्स हैं उसके अंदर हम बात कर सकते हैं। वैसे अभी मैं आपको ग्रेडियंट का मतलब समझा दूं यहाँ पे, इट इज स्लोप। ज्यादा ग्रेडियंट होगा इसका मतलब ज्यादा स्लोप ही है लाइक दिस, ठीक है। अगर डाउन साइड है इस तरीके से ग्राफ के अंदर, तो ये है नेगेटिव ग्रेडियंट। तो राइट नाउ जो मैंने ऊपर बनाया है ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है? ठीक यस सर। जी सर। सही है। तो अगर मैं एक और आप लोगों को दिखाऊं ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट, स्लोप का, अगर ऐसे बन रही होगी तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव ग्रेडियंट। हमें बेसिकली डिफाइन करना है फिजिक्स और मैथ्स मार्क्स के दरमियान कोरिलेशन। तो हम लोग ग्रेडियंट के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे यहाँ पे। हम लोग को क्या देखना है, ट्रेंड ऑफ द कोऑर्डिनेट्स देखना है, कोऑर्डिनेट्स का ट्रेंड क्या है। और कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे एनोमलस पॉइंट है, उनको हम लोग इग्नोर करेंगे। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को ऐसी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी पड़ेगी जो बेसिकली एवरेज दिखा रही होगी स्टूडेंट्स के मार्क्स का। हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन बनाएंगे, द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, जो इन पॉइंट्स को क्या कर रही होगी, इनका ट्रेंड फॉलो कर रही होगी लाइक दिस। इस तरह की लाइन बनेगी। समझ में आ रहा है? और लाइन डज नॉट मीन कि वो मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करे, बल्कि एक ट्रेंड को फॉलो करे। जैसे ट्रेंड कैसा जा रहा है कोऑर्डिनेट्स का, लाइक दिस। तो मेरी लाइन देखो आप इन ट्रेंड के बिल्कुल बिटवीन में, तो उसको ट्रेंड को क्या कर रही है, लाइन मेरी फॉलो कर रही है। तो दिस इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो स्कैटर डायग्राम में आप लोगों को स्कैटर डायग्राम का एक पर्पस समझ में आया होगा कि उसमें आपको क्या बनवाया जाता है। सबसे पहले कोरिलेशन समझाया जाता है कि कोरिलेट, हाउ इज इट कोरिलेटेड। कोरिलेटेड का जवाब क्या होगा, इज इट पॉजिटिव कोरिलेटेड और नेगेटिव कोरिलेटेड। बिकॉज द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, तो इसका रिलेशन मैथ्स एंड फिजिक्स के मार्क्स का रिलेशन क्या है, पॉजिटिव कोरिलेटेड है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन मींस दैट कि अगर हमारे पास फिजिक्स के मार्क्स बढ़ते हैं बच्चों के, तो वो ज्यादातर मैथ्स के भी मार्क्स ज्यादा अच्छे लेकर आ रहे हैं। दिस इज व्हाट कोरिलेशन इज। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? यस सर। इसी तरीके से अगर ग्रेडियंट नेगेटिव साइड पे होता या हमारे पास ट्रेंड जो है वो नेगेटिव जा रहा होता, तो हम नेगेटिव ग्रेडियंट के पर्सपेक्टिव से समझा सकते थे नेगेटिव कोरिलेशन। तो दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा, कुछ साइट्स पे, आप लोगों के बोर्ड पे तो नहीं, ज्यादातर कुछ अदर बोर्ड जैसे GCSC है एक बोर्ड और अदर AQA बोर्ड है, वहां पे तो इसके साथ साथ ये भी समझाया जाता है कि
स्ट्रांगली पॉजिटिव कोरिलेशन है या वीक पॉजिटिव कोरिलेशन है? सबसे पहली चीज क्या आई? कोरिलेशन। व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन? पॉजिटिव और नेगेटिव? तो हमने बताया पॉजिटिव। इफ द ग्राफ इज नॉट टू मच स्कैटर्ड, कोऑर्डिनेट्स एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और बहुत करीब करीब हो एक दूसरे को, तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। तो अगर मैं यहाँ पे कोरिलेशन दिखाऊं, इट इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। सही है। लेकिन आप लोग के उसमें इतना ये चीज इशू नहीं करती। आप लोगों को डायरेक्ट बताना होता है कि वेदर इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। सेकेंडली, हमने पॉजिटिव कोरिलेशन जैसे ही समझा दिया, वो आपको उसके बाद बोलेगा ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? यस सर। यस सही सर। है। अच्छा, अजान हो रही है मेरी साइड पे। आप अजान होती है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये मैंने प्रीवियसली एक बच्चे को भी पढ़ाया था स्कैटर डायग्राम के हवाले से, तो मैं यहाँ से भी आप लोगों को कुछ दिखा सकता हूँ कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रेडियंट रिप्रेजेंट करता है रिलेशन को। को रिलेशन का मतलब होता है कि हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे जो डेटा सेट किया है, हाउ द डेटा इज रिलेटेड टू ईच अदर बेसिकली। तो हमें ये बताना होता है, हमें खुद से बनाना पड़ता है एक रिलेशन। हम स्कैटर्ड प्लॉटिंग करते हैं। जब हमने प्लॉटिंग करी, हमने डेटा देखा जो स्कैटर्ड है, और हमने एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई, जिससे हमने डेटा को एक्सप्लेन कर दिया कि यस इट इज पॉजिटिव रिलेटेड और नेगेटिवली रिलेटेड, लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, नेगेटिव का भी बताया हुआ है। देखो, नेगेटिव ग्रेडियंट इज टेलिंग दैट दिस रिलेशन इज नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर उसके लिए बात की थी स्ट्रॉन्ग एंड वीक की। आप लोग के कोर्स में इतना स्ट्रॉन्ग एंड वीक को इतना हाईलाइट नहीं किया हुआ,
लेकिन हाँ, बात की जा सकती है। आई एम नॉट श्योर, कभी आया नहीं है, लेकिन आ सकता है। तो इसलिए इसका भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर स्कैटर्ड बहुत ज्यादा होंगे तो हम उसको कहेंगे वीक कोरिलेशन, और एक लाइन और या एक ट्रेंड को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और कोऑर्डिनेट्स आपस में एक दूसरे के बराबर में ही होंगे तो हम उसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ में आ रही है बात यहां तक? जी सर। Yes, sir. और कुछ कुछ डेटा ऐसा भी आता है, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, कि ऐसा स्प्रेडेड है कि कोई ट्रेंड फॉलो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना पॉजिटिव ग्रेडियंट समझ में आ रहा है ना नेगेटिव। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या कहेंगे कि देयर इज नो कोरिलेशन। ठीक है, देखो मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ मकसद भी बताऊंगा कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले ये दो स्टेप समझ लो कि पहला स्टेप ये होगा कि आपको क्या करना पड़ेगा। अगर कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने का कहें तो आप रिस्पेक्टिवली कोऑर्डिनेट प्लॉट करोगे, सेकेंडली टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बताओगे, थर्डली आप क्या बताओगे, आप क्या बना के दिखाओगे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि जो मैंने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई है दैट्स एन एवरेज मार्क्स, के ये एवरेज बता रहा है बच्चों का? यस और नो? क्या सर? ये जो मैंने लाइन बनाई है द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, यहाँ लिख देता हूँ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, तो ये मार्क्स का एवरेज है। ये लाइन आपको बेसिकली एक्सप्लेन कर रही है कि ये जो आपने डेटा बनाया है, हमने जो ये ट्रेंड बनाया है, ये एवरेज है, एवरेज स्कोरिंग है। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई बच्चा अगर लेट से, अब एक सिनेरियो बनाते हैं, चलो उससे आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक बच्चा है जो फिजिक्स मार्क्स के अंदर, अच्छा आप लोगों को इस एग्जाम्पल से पता भी चलेगा कि हम स्कैटर डायग्राम क्यों यूज करते हैं। एक बच्चा है जो फिजिक्स के अंदर बहुत अच्छा है और उसने 50 मार्क्स अचीव किए। प्रॉब्लम ये हुई कि वो मैथ्स के पेपर में जो है वो आ नहीं सका, कोई इश्यू था। तो स्कूल ने क्या किया, उसने देखा कि एवरेज स्टूडेंट्स क्या मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, 50 पे चेक किया कि अगर वो बच्चा अवेलेबल होता तो वो मोस्ट लाइकली मार्क्स क्या लेकर आता, 40 मार्क्स। समझ में आई मेरी बात? इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट बेसिकली ये बता रही है कि एवरेज मार्क्स क्या होते हैं, कि अगर एक बच्चा फॉर एग्जांपल इस एक टेस्ट में अपेयर नहीं हो पाता लेकिन उसने एक टेस्ट दिया हुआ है, तो एवरेजिंग करने के लिए स्कैटर डायग्राम हेल्प कर सकती है। अब समझ में आई मेरी बात? जैद समझ में आई? जी सर। बाकी बच्चों को समझ में आई? सर जो हम स्कैटर प्लॉट्स बनाते हैं ग्राफ पे, उसके लिए हमें डेटा दिया होता है, हम एस्टिमेशन ही करते हैं। नहीं नहीं नहीं, डेटा दिया हुआ होता है। आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा सर इससे अभी रिलेटेड। आपने लास्ट में क्या बोला था? अच्छा, मैंने लास्ट में ये कहा है कि आपने जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई है ये एवरेज मार्क्स हैं बेसिकली। तो अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल फिजिक्स का पेपर दे दिया, उसने फिजिक्स में उसने 50 मार्क्स अचीव किए हैं, लेकिन मैथ्स के टेस्ट में वो अपेयर नहीं हो सका ड्यू टू सम रीजन, तो स्कूल ने क्या किया, उसको एवरेज मार्क्स दे दिया। एवरेज मार्क्स किस तरीके से दिए उसने, स्कूल वालों ने, कि उन्होंने एक स्कैटर्ड प्लॉटिंग करी और एवरेज देखा कि ज्यादातर बच्चे किस तरह के मार्क्स लेकर आए हैं, क्या नाम है, व्हेन स्कोरिंग 50 मार्क्स। तो ज्यादातर बच्चे क्या इस तरह के मार्क्स लेकर आए हैं, किस तरह के, 30 लेकर आया, कोई कोई 45 या 43 लेकर आया, तो उसके दरमियान का दे दिया। तो हमने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बेसिकली बनाई है। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने के हिसाब से हमें ये पता चला कि अगर वो 50 मार्क्स फिजिक्स में लेकर आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली अगर वो अपेयर होता मैथ्स के पेपर में, वो कितने मार्क्स लेकर आता, 38 to 39। समझ में आ रहा है कुछ? ओके सर, हमने 50 से निकाला है कि कितने मार्क्स लाए। एग्जैक्टली राइट। बिल्कुल। इसी तरीके से अगर कोई डफर बच्चा अपेयर नहीं होता, फिजिक्स के अंदर अपेयर हो गया लेकिन वो मैथ्स में अपेयर नहीं होता, तो उसके क्या बनते हैं मार्क्स? 15 मार्क्स अगर वो फिजिक्स में लेकर आ रहा है और उसके बाद वो अपेयर नहीं हुआ मैथ्स के पेपर में, तो उसको क्या मार्क्स देंगे? ऐसा तो नहीं है ना उसको 40 या 50 मार्क्स दे देंगे, नहीं, अनफेयर हो जाएगा। तो ड्यू टू द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, बिकॉज ऑफ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, हम लोग कितने मार्क्स देंगे उसको? 11 या 12 मार्क्स देंगे। दिस राइट। इज द कोरिलेशन बेसिकली। ओके। तो ये हमारे पास स्कैटर डायग्राम है। नेगेटिव ग्राफ भी आ सकता है हमारे पास, नेगेटिव रिलेशन भी आ सकता है। अब ये चीज हम लोग का डायरेक्ट क्वेश्चंस पे करते हैं, क्योंकि इसके अलावा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
एक दो स्कैटर डायग्राम के क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने क्वेरीज की तरफ चलेंगे। अच्छा, बाकी बच्चे आज काफी खामोश हैं। और कौन कौन है क्लास के अंदर? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला समझ में आ रहा है बेटा आपको? Yes, sir. और उजैफा, आवाज आ रही है मेरी? सर वो पता नहीं चलेगा कहीं। अच्छा अच्छा, चलो हम अपने उसको कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। स्कैटर डायग्राम क्वेश्चन होगा। अब कौन है? ये रहा, दिस इज स्कैटर डायग्राम। द डेटा देखते हैं, डेटा समझते हैं। द टेबल बिलो शोज द masses of 10 mothers and their babies at birth. So masses of 10 mothers and their babies at birth. ठीक है। On the grid, complete the scatter diagram. The first 6 points have been plotted for you. तो ये जो शुरू के जिन्होंने ये जो हाईलाइट किए हैं, ये इन्होंने ऑलरेडी प्लॉट कर दिए हैं। हमें ये वाले प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेस को देखेंगे कि एक्स एक्सेस में इन्होंने क्या डेटा रखा है, वाई एक्सेस में इन्होंने क्या डेटा रखा है। तो एक्स एक्सेस में बेसिकली इन्होंने रखा है मास ऑफ मदर एंड वाई एक्सेस में मास ऑफ बेबी। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ बेबी ये नीचे दिए हुए हैं और मास ऑफ मदर ऊपर दिया हुआ है। अब मास ऑफ मदर को देख लेते हैं। जब मास ऑफ मदर 70 है तो मास ऑफ बेबी उनका कितना है? 3.9 है। ये एक्चुअल है, मतलब ये हम लोग ने एवरेज नहीं किया हुआ है, ये एक्चुअल डेटा पहले कलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, टेबल के अंदर एक्चुअल डेटा लिखा हुआ है, तो हम पहले एक्चुअल डेटा की रिस्पेक्टिवली प्लॉटिंग कर लेंगे। सो 70 kg मदर का जो बेबी है वो 3.9 है। 3.9 विच मीन्स यहाँ पे है, यहाँ पे। फिर उसके बाद 8.9 पे 89 पे 4.3 है। 89 एंड 4.3 यहाँ पे होगा, लाइक दिस। उसके बाद 57 एंड 3.2, 57 एंड 3.2। याद रहे एक्सेस जरूर, इसमें तो ऑब्वियस नजर आ रहा है कि कौन सा एक्सेस होगा और एक्स एक्सेस में क्या होगा, वाई एक्सेस में क्या होगा। बट कभी कभार वैल्यूज इतनी सिमिलर होती हैं कि आप लोग एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस में हमेशा गड़बड़ करते हो। तो मास ऑफ बेबीज चेक कर लो, जैसे यहाँ पे डेटा दिया है मास ऑफ बेबी इन वाई एक्सेस, तो प्लीज अच्छी तरीके से डेटा चेक करके प्लॉटिंग करना। नाउ 89 दिया हुआ है एंड 4.3 दिया हुआ, तो हमने कर लिया। 57 एंड 3.2 दिया हुआ है, तो 57 एंड 3.2, 57, 60, 59, 58, 57 एंड 3.2 यहाँ पे आएगा। और 75 एंड 4.4, 75 एंड 4.4 ये रहा। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं आगे। व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज शोन इन द स्कैटर डायग्राम, कौन बताएगा? पॉजिटिव, शाबाश, तो हम लिख देंगे पॉजिटिव, दैट्स इट। आगे चलते हैं। ऑन द स्कैटर डायग्राम ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। पार्ट सी में कह रहे हैं ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे बननी चाहिए? इट शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, जरूरी नहीं है यहाँ से स्टार्ट हो, लाइक दिस 3 और बस। 4 के बीच से। यस, जैसे हमारे कोऑर्डिनेट्स या जैसे हमारे ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन वो एक सीक्वेंस में चल रहे हैं या वो एक ऐसे फॉलो कर रहे हैं, उसी के दरमियान एक हमारी एक बेस्ट फिट बनेगी। उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमारी बेस्ट फिट बनेगी। सो लाइक दिस, ये मुझे ज्यादा सही लग रही है। हो सकता है जो जैद है वो यूं बना दे थोड़ी सी, लाइक दिस। तो वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे थोड़ी सी, वो लोग रेंज ऑफ आंसर्स लिखेंगे। ये बात याद रखना, इसके अंदर बहुत आप लोगों को लीनियंसी मिलती है, बहुत ज्यादा लीनियंसी मिलती है, क्योंकि आप लोग डिफरेंट टाइप की लाइंस बनाओगे। आप लोग एक दूसरे को देखोगे तो थोड़ी बहुत लाइन ऊपर नीचे होगी, सही है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ऐसी लाइन बना के दे दी इनको, लाइक दिस, तो ये तो अनफेयर है ना। या इस तरीके से बना के दे दी तो वो तो जरूर मार्क्स काटेंगे। इस तरह की बना के दे दी। लाइन किस तरीके से होनी चाहिए? कोऑर्डिनेट्स के ट्रेंड को फॉलो करनी चाहिए, लाइक दिस। समझ में आ गई मेरी जहाँ बात? पे ज्यादा कोऑर्डिनेट उनके पास, राइट सर, बीच में उनके। जी 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 बेटा।
हाँ हाँ, ये भी ज़रूरी है बेटा। जैसे अगर आप लोग यूं बनाओगे तो ये गलत हो जाएगी ऑफ कोर्स, या फिर आप लोग उठा के ऊपर ले जाओ, ये भी गलत हो जाएगी। कोशिश ये की जाएगी कि इनके ट्रेंड को फॉलो करते हुए बीच में से निकल रही हो, लाइक दिस। ठीक है, ये परफेक्ट है जो मैंने बनाई है ना अभी, ये परफेक्ट है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो और, बल्कि ये सबसे ज्यादा सही रहेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आप लोग के अलग अलग वो हैं, अपने हिसाब से बनाओ, लेकिन प्लीज कोशिश ये करना कि एक सबसे पहले अपने दिमाग में पिक्चर कर लो। इसको मैं एक तरीके से और समझाता हूँ कि समझो ये फ्लाइंग बर्ड्स हैं बहुत सारी, तो इनके दरमियान से निकलना है आप लोगों को। इस तरीके से भी सोच, आप लोगों को समझाता हूँ कि इस तरीके से उनको फॉलो करते हुए आगे जाना है। तो दिस इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब आगे चलते हैं जरा। Anna basically. Anna has a mass of 82 kg and give birth to a baby. Use your line of best fit to estimate the mass of her baby. तो ये एवरेजिंग है, ये एस्टिमेशन है बेसिकली। तो जाहिर सी बात है अगर उसका बेबी का मास रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम अपनी लाइन ऑफ बेस्ट फिट में से देखेंगे। किस तरीके से देखेंगे? हम 82 पे एक लाइन बनाएंगे वर्टिकल अप, और जहां तक हमारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट टच नहीं होगी वहां तक बनाएंगे, और फिर हम लोग वाई एक्सिस से मिला देंगे। वाई एक्सिस पे देख लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। ये हो गया हमारा 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। तो मोस्ट लाइकली इसका कितना होगा मास? 4.4 kg। अब प्लीज इसमें ये नहीं करना, वैसे तो आप लोग ऐसे बच्चे हो नहीं, लेकिन अक्सर बच्चे चीटिंग करते हैं। तो चीटिंग करते हुए वो क्या हरकत करते हैं कि उनके अपने ग्राफ से नहीं देखते, दूसरे बच्चे के ग्राफ से देखते हैं कि अच्छा तुम्हारा तो 4.6 आ रहा है, मेरा तो यार 4.4 आ रहा है, इसका मतलब मैं शायद गलत कर रहा हूँ। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है, उनके मार्क्स कट जाते हैं। वेयर एज अगर उस बच्चे का 4.6 लिखा हुआ है और इस बच्चे का 4.4 आ रहा है, मैं दोनों को एक्सेप्ट करूंगा। क्यों? दोनों की लाइन ऑफ बेस्ट फिट डिफरेंट है। लेकिन अगर ऐसा है कि वो 4.6 लिख देता है जबकि उसका आंसर परफेक्टली 4.4 आ रहा है, तो यहाँ पे फिर मैं मार्क्स काटूंगा। ठीक है, ओके सर। मैं किस तरीके से चेकिंग होती है, एग्जामिनर किस तरीके से चेक करता है, वो आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट को समझेगा। अगर प्रॉपर लाइन ऑफ बेस्ट फिट है तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट का एक मार्क दे देगा। फॉर एग्जाम्पल लाइन ऑफ बेस्ट फिट आपने बहुत गंदी बनाई है, वो आपको मार्क्स नहीं दे रहा, लेकिन वो जो आपका नेक्स्ट आंसर है वो आपके लाइन ऑफ बेस्ट फिट से ही निकालेगा। तो अपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट के आंसर पे ही रहना फर्म, कि आपने जो आंसर निकाला है वही आपका आंसर होना चाहिए फॉर पार्ट डी। ठीक है, राइट सर। पॉजिटिव नहीं हो क्या मतलब, समझा नहीं बेटा। हम्म। जी जी जी, तभी ये चीज पता है बेसिकली ये चीज क्या है, ये एस्टिमेशन है। इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने जब ये डेटा बना रहे होंगे, इन्होंने 10 मदर्स को लिए ना जैसे, तो उन्होंने कुछ मदर्स को लेके उनका उनके बच्चों का जो है वो देख लिया होगा मास ना। तो कुछ इनॉमिनस पॉइंट भी आ सकते हैं जिनको इन्होंने इग्नोर किया होगा, लेकिन मेजॉरिटी जो होंगे ना, मेजॉरिटी एक एक ट्रेंड फॉलो कर रहे होंगे कि हेल्दी मदर है तो हेल्दी बेबी हो रहे हैं उनके। तो इसीलिए जो हमारा ट्रेंड बन रहा है ना वो पॉजिटिव बन रहा है। इवन दो इन इन रियल ऑफ कोर्स ये हमारा डेटा क्या हो सकता है, अप डाउन हो सकता है। समझ में आ रही? जैसे मैंने मैथ्स मार्क और फिजिक्स मार्क्स की बात की थी, तो जरूरी थोड़ी देयर इज नो रिलेशन बिटवीन मैथ्स एंड फिजिक्स मार्क्स। अगर कोई बच्चा 60 आउट ऑफ 16 मैथ्स लेकर आ रहा है तो जरूरी थोड़ी वो फिजिक्स के अंदर भी अच्छे लाए, वो जीरो भी ला सकता है इन फिजिक्स। लेकिन क्योंकि हमने मेजॉरिटी लोगों को सेलेक्ट किया और उसके बाद उनके डेटा को ऐसे प्लॉट किया, तो हमें पता चल गया कि एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि हेल्दी मदर्स हैं तो उनके हेल्दी बेबीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने क्या कर लिया, एक रिलेशन बता दिया कि मास ऑफ मदर एंड द मास ऑफ बेबी एज अ पॉजिटिव रिलेशन। क्लियर? इट्स ऑल अबाउट एस्टिमेशन एंड एवरेज। सही है। इसी तरीके से एक और ये रहा, अब देखो ये नेगेटिव कोरिलेशन है। ये क्या है जरा देखते हैं। Each week, Henry records the number of unit of gas used in his house and the mean temperature outside. ठीक है, records the number of units of gas used. सही है। 10 of his results are shown in the table. Number of units ज्यादा है तो mean temperature बाहर का भी ज्यादा है।
अगर हाँ बिल्कुल यही है, 1 मिनट वेट, नहीं बल्कि नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा होंगे गैस के जब मीन टेम्परेचर कम होगा। तो एक तरीके से एक जरा कॉन्सेप्ट समझना कि व्हेनेवर द मीन टेम्परेचर आउटसाइड इज लेस, इसका मतलब है सर्दियां हैं। जब सर्दियां तो उसको ज्यादा गैस यूज करनी पड़ रही है फॉर हीटिंग, फॉर एग्जांपल, फॉर हीटर एग्जांपल है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि ज्यादा गैस यूज होगी जब टेम्परेचर कम होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स कम यूज होंगे। तो कैसा रिलेशन है, खुद ही डेटा से पता चल रहा है कि ये रिलेशन कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, अब हम इसकी प्लॉटिंग करके भी चेक कर लेंगे कि नेगेटिव ट्रेंड जा रहा है, नेगेटिव ग्रेडियंट है या पॉजिटिव ग्रेडियंट है। तो इसको भी करके देख लेते हैं जरा। अब यहाँ पे अगेन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को अच्छी तरीके से देखो, वाई एक्सिस में नंबर ऑफ यूनिट्स है, एक्स एक्सिस में मीन टेम्परेचर है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, 4 पॉइंट, अच्छा एक पॉइंट है 0.2 का, एक यूनिट है जो एक छोटा सा ब्लॉक है, 0.2 रिप्रेजेंट कर रहा है। और वाई एक्सिस पे भी देख लेते हैं, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट हो रहा है 10, 20, 40, 60, 80, 100, 20 रिप्रेजेंट हो रहा है एक ब्लॉक का। ठीक है, अब इसको जरा प्लॉट करते हैं। हमें पहले से प्लॉट करके दिया हुआ है फर्स्ट 5 कोऑर्डिनेट्स, अब बाकी हम लोग करते हैं। 4.4 पे 600 है, सो एक पॉइंट ये रहा। अच्छा मैं ब्लैक से ही बना रहा हूँ, वेट व्हाइट से ब्लू से बना लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मेरी प्लॉटिंग क्या है। 4.4 पे इन्होंने 600 दिखाया है, 5.6 पे 500 है। और 6.8 के अंदर 560 है, 6.8, 560, 500, 5 एक मिनट, 6.8, 560, 520, 540, 560, ये रहा। अब आप लोग एक चीज नोटिस भी करना कि 4.4 पे इसने ज्यादा यूनिट्स यूज किए हैं और 5.6 के अंदर इसने कम यूनिट्स यूज किए। तो इस तरीके से आप लोगों को डेटा समझ में भी आता रहेगा। और एक और चीज, 6.8 जब है तो इसने 560 यूज किए हैं। तो ऐसा भी है कि टेम्परेचर जब बढ़ा है ना तो उसने यूनिट्स भी बढ़ा दी है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, तो इट इज नॉट ऑब्वियस कि क्या होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगे। ऐसा भी हो सकता है नंबर ऑफ यूनिट फॉर सम रीजन किसी दिन उसने ज्यादा यूज कर ली हो। सही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्कैटर्ड, क्योंकि वो आपको परफेक्टली रिलेशन नहीं बताएगा, कभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन नहीं बताएगा। सही है, वो प्रोपोर्शनैलिटी में आ जाएगा वरना। तो हमारा स्कैटर्ड डायग्राम बेसिकली बेस इसी में करता है कि हमने एस्टिमेटेड लेके चलना है इस चीज को। चलो आगे चलते हैं। 6.8 हो गया। 9 पे क्या आ रहा है, 410 आ रहा है। 9 पे 410 कैसे प्लॉट होगा, एक छोटा ब्लॉक तो 20 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनके बीच में लाइक दिस। अच्छा उसके बाद 10.6 पे 320 है, 10.6 पे 320 है, 10.6 320, ये रहा, ये रहा हमारा रिलेशन। इस तरीके से बना सकते हैं लाइन, इस तरीके से, लाइक दिस, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा अगर ऊपर, बल्कि मेरे ख्याल में तो सही है। अब कैसा लग रहा है, देखो फॉलो हो रहा है ट्रेंड, ऐसे जा रहे हैं डाउनवर्ड्स लाइक दिस कोऑर्डिनेट्स, और मैंने इनके बिल्कुल बीच में बनाई है। यस सर। समझ Yes, में आ sir. रहा है? ठीक है, टाइप ऑफ कोरिलेशन नेगेटिव। ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, मैंने पहले से बना दी। अच्छा एक चीज और, मुझे लाइन ऑफ बेस्ट फिट किसी की ऐसी नजर नहीं आनी चाहिए, ऐसी भी बना के देते हैं, ऐसी बना देते हैं छोटी सी, ऐसे बना के दे देते हैं कि सर ये हमारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। प्लीज ऐसे नहीं करना, पूरे ग्राफ में मुझे नजर आनी चाहिए लाइक दिस। ग्राफ से बाहर निकाल दो भले, लेकिन ग्राफ में छोटी सी नहीं बनाना, पूरी की पूरी बनानी है, हमें पूरा स्ट्रेच करना है लाइन। यूज योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड फॉर 1 वीक when the mean temperature outside is 7.6। 7.6 अगर हो रहा होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स कितने यूज हुए होंगे, 7.6 पे
7.6 420 आंसर है। समझ में आ रहा है? मुश्किल तो नहीं है स्कैटर डायग्राम। और ट्रस्ट मी, अगर स्कैटर डायग्राम आ गया तो इट्स अ ब्लेसिंग। 5 मार्क का आता है ये, 5-6 मार्क्स का P1 में जरूर आता है ये। 5 से 6 मार्क्स इजीली गेन कर लोगे, इसमें कोई एरर नहीं होगा। अनटिल अनलेस आप लोग बिल्कुल ही समझ नहीं रहे हो और इसको कहाँ बना दो, बिल्कुल यहाँ बना दो या यहाँ बना दो, ठीक है, या यूं बना दो, ऐसे भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इस पे फोकस करके लाइन ऑफ बेस्ट फिट परफेक्ट बना लोगे ना, तो कोई मसला ही नहीं है, आप लोग ऑटोमेटिकली बाकी आंसर जरूर दे दोगे। दैट ये हमारे पास टोटल था स्कैटर डायग्राम का कॉन्सेप्ट। अब कुछ स्टैटिस्टिक्स से करेंगे, बट बिफोर दैट आप लोग मुझे अपनी क्वेरीज बता दो, उसकी अलजेब्रा की क्वेरीज बता दो। यस सर। चलो कौन सी फाइल है, पहली वाली दूसरी वाली? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड मैनिपुलेशन है सर। इसका क्वेश्चन 11 का सी। क्वेश्चन 11, चलो मैं लिखता रहता हूँ यहाँ पे। 11C हो गया। और बताओ, सब बताओ जिन जिन की क्वेरीज है। और कोई नहीं है क्वेरी? और सर सॉरी मैं 1 मिनट गया था। क्वेश्चन 17 का ए। 17A। फातिमा अब्दुल्ला, आप लोग की कोई क्वेरी नहीं है? सर एक सेकंड ढूंढ रहा हूँ। 22 है। और अब्दुल्ला आप क्या कह रहे हो बेटा? सर ढूंढ रहा हूँ। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। बाकी उजैफा, आपकी कोई क्वेरी है बेटा? क्लास में है उजैफा? नहीं सर, कोई ऐसी खास क्वेरी नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, 11 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, बताते रहना आप लोग। बाकी 11 पार्ट सी बोला है आपने, आप लोगों ने। 11 पार्ट सी बेसिकली क्या है? मिडिल टर्म ब्रेकिंग है। इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। इसको जो हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है मिडिल टर्म ब्रेकिंग की, उसमें ले आते हैं। सबसे पहले आएगा -4x² + 35x + 9। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसको? 4 और 9 को। तो 4 9 36। 36 के फैक्टर्स सोचने हैं, जिसको प्लस या माइनस करें तो 35 है। इधर हम लोग को माइनस करके निकालना पड़ेगा। अब आप लोगों ने ये चीज सीखी होगी कि सर यहाँ पे प्लस होता है तो हम प्लस करके निकालते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन ही शुरू से इनवर्स में है, नेगेटिव में है। तो हम इसको क्या करेंगे? नेगेटिव करके निकालेंगे। एक आध आते हैं इस तरह के स्पेशल क्वेश्चंस। तो हमने फैक्टर्स क्या सोचने हैं? बेसिकली 36 के फैक्टर सोचने हैं, जिनको हम प्लस या माइनस सर करें तो ये आपने भी 35 है। ऊपर क्या समझाया था, वापस बता सकते हैं वो? कि माइनस, ये मुझे समझ नहीं आया। यही मेरा आंसर, आखिर में यही इशू आ रहा था कि आंसर में ना 9 - x आ रहा था, जबकि असल में आंसर है x - 9। अच्छा सही है, ये मेरी बात सुनो। यहाँ पे +9 लिखा हुआ है ना। +9 लास्ट में जो कांस्टेंट की साइन होती है ना, वो बेसिकली डिफाइन करती है कि आपके फैक्टर्स ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो फैक्टर्स ऐड होंगे, लेकिन ये इक्वेशन ही हमारे पास उल्टी है एक तरीके से, क्योंकि इसकी साइन नेगेटिव है, x² की कोफिशिएंट की साइन नेगेटिव है, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर है -36 है। फॉर एग्जाम्पल -36 के फैक्टर सोचने, तो माइनस करके आने चाहिए फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। माइनस करके फैक्टर्स आने चाहिए, तो 36 के फैक्टर्स सोचने, जिसको माइनस करना तो 35 बने। तो 36 टाइम 1 36 होता है, 36 - 1 35 होता है। तो हमने फैक्टर्स क्या सोचने, क्या करने? 36x -x + 9। ये चीज समझ में आई? यस सर। तो सर इसमें रीअरेंज करना था हमें। यस, अरेंज सबसे पहले करना था। यहाँ मैं बस माइनस सर भूल यही गया, यहाँ यही माइनस था। अच्छा, एक और चीज मेरी बात सुनना, कि मैंने यहाँ -x क्यों लिखा है और +36x क्यों लिखा है? ताकि जब ये प्लस माइनस होते हैं, प्लस माइनस माइनस होके साइन पॉजिटिव होती 35 की। और एक और चीज से भी समझाया था कि ऊपर की जो साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो नीचे की साइन में बड़े फैक्टर के साथ आनी चाहिए। तो ऊपर अगर पॉजिटिव लिखी हुई है तो 36 के साथ हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। राइट सर। अब इसको कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन लेंगे हम लोग
4x, यहां अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस 9, ठीक है। जी सर। और बाकी अदर टू टर्म्स में हम कॉमन क्या लेंगे, -1, बिकॉज कोई कॉमन नहीं है, x माइनस 9, ब्रैकेट सेम हो गए, हम उनको लिख देंगे एक ब्रैकेट में, तो ये हो गया x माइनस 9 और दूसरा -4x माइनस 1, ये आंसर है। अच्छा, कोई बच्चों का आंसर ये भी आ सकता है जो कि गलत नहीं कहलाएगा, 9 माइनस x 4x प्लस 1, ये भी आंसर आ सकता है। तो दोनों आंसर क्यों आ रहे हैं ऐसा, दोनों एक्सेप्टेबल क्यों है ये भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव अगर कोई कॉमन लेता है इस ब्रैकेट से, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा नेगेटिव कॉमन लेता है इस ब्रैकेट से, और वो नेगेटिव कॉमन लेने के बाद उधर इंट्रोड्यूस करा दे, तो उधर की साइन चेंज हो जाएंगी, -x प्लस 9 हो जाएगा, तो +9 -x, और यहाँ से क्योंकि साइन कॉमन ले ली थी तो वहां इंट्रोड्यूस हो गई है, ऐसे भी किया जा सकता है। लेकिन आप लोग अगर ये जवाब दोगे तो ये भी सही है, दोनों में से कोई एक जवाब दे सकते हो, दैट्स फाइन। ओके सर, तो सर मेरा जवाब सही होगा, पर मैंने x माइनस 9 लिखा था। आपने x माइनस 9 लिखा है और बाकी -4 -1 लिखा है, नहीं सर। तो फिर तो गलत होगा ना बेटा। अगर आप x माइनस 9 तो -4x -1 लिखोगे, या अगर 9 माइनस x लिख रहे हो तो पॉजिटिव x 4x प्लस 1 लिखोगे। जी बैग में निकाल लो। आगे से ना बेटा, यस सर। और 17 का a और 22, 17 का a देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंडाइसिस है, ये मैंने क्रॉस भी लगाया हुआ है, अभी नहीं करना है ये इंडाइसिस, मैं आप लोगों को जब करवाऊंगा जब करेंगे इंडाइसिस। और बताओ 22 7.5, ओ 8.5, हाँ 22 पूछा था। ये किसने पूछा है मुझसे, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर फ्रैक्शंस होंगे हमारे पास, तो वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, ये मैंने शायद करके दिखाया भी था, मैं बता देता हूँ वापस। अगर 2 के पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इसका मतलब 2/1 है, और डिनोमिनेटर को सेम करना है, एक जगह है x, एक जगह है 1 और एक जगह है x प्लस 1, तो हम लोग क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कराने से x प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ऊपर भी x से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, x को हमें किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, x प्लस 1 के ब्रैकेट से, तो ऊपर भी x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और 1 को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि सेम हो जाए, तो हम 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे x से भी एज वेल एज x प्लस 1 से भी, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, x से भी एज वेल एज x प्लस 1 से। ये चीज समझ में आई? आर यू श्योर? सर दोबारा समझा देंगे। ठीक है बेटा। फिर क्या हो जाएगा हमारे डिनोमिनेटर में पूरा एज एन होल x प्लस 1, सारे डिनोमिनेटर्स में ही, न्यूमिनेटर्स में क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, x प्लस 1 आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, पहले सगुन से करेंगे इस तरीके से, और -3x। अब हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, एज ए सिंगल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, डिनोमिनेटर में फोकस नहीं करना, डिनोमिनेटर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। जब सेम फ्रैक्शन कर देंगे तो न्यूमरेटर सॉल्व होगा, न्यूमरेटर सॉल्व होगा, पहले लिखा हुआ है x प्लस 1, आपने x प्लस 1 लिख दिया लाइक दिस। अब 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 है, तो 2x मल्टीप्लाइड बाय x करेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर, एंड देन 2x मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x लाइक दिस, एंड देन माइनस 3x अपॉन x ब्रैकेट x प्लस 1। आगे सॉल्व करेंगे इसको, x के साथ -3x तो -2x, या पहले चलो x स्क्वायर वाला लिख देते हैं, तो 2x स्क्वायर हमने पहले लिख दिया, फिर हमने देखा कि x लिखा हुआ है प्लस 2x लिखा हुआ है एंड -3x लिखा हुआ है, तो वो कैंसिल आउट ही हो रहे हैं, क्योंकि x प्लस 2x 3x एंड 3x माइनस 3x कैंसिल आउट, 2x स्क्वायर ही बच रहा है, तो नीचे आंसर आ जाएगा x ब्रैकेट x प्लस 1। अच्छा 2x प्लस 1, बेसिकली प्लस 1 भी था ऊपर,
तो ये हो गया आपका 2x प्लस x ब्रैकेट x प्लस 1 डिनोमिनेटर में और 2x स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गई? और कोई क्वेरी इस पीडीएफ से? सर वो दूसरी वाली फाइल से। कौन सा 25? नहीं, दूसरी फाइल से। दूसरी फाइल से फातिमा अब्दुल्ला, कोई क्वेश्चन तो नहीं है बेटा इसमें से? नो सर। चलो दूसरी फाइल की तरफ चलते हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चन है? सर पहले तो ये जो क्वेश्चन 15 है, वो सॉरी क्वेश्चन 1 सबसे पहला जो है क्वेश्चन 1, चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 में जो ए है ये समझ नहीं आया, ए का आई। सही है, ए बताता हूँ। ए A का वन पार्ट 1। जी। A stone is thrown vertically upward from the ground so that its height above the ground after t second is, ठीक है, ये हमें क्या दी हुई है इन्होंने? हाइट दी हुई है। Show that the values of t when the stone is 15 meter above the ground satisfy the equation। अच्छा जी, after t second is basically this meters. Show that the values of t when the stone is 15 meter above the ground satisfy the equation। Show the value of t when the stone is 15 meter above the ground satisfy the equation। अगर हम इसको एक्सपेंड करें, फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा 400 t। एक मिनट में पेन चेंज कर रहा हूँ। अच्छा जी, क्या कह रहे थे क्वेश्चन के अंदर? द स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड सो दैट द हाइट अबव द ग्राउंड आफ्टर t सेकंड। तो बेसिकली ये फॉर्मूला दिया हुआ है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट 20t माइनस 5t स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं कि शो दैट द वैल्यूज ऑफ t व्हेन द स्टोन इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड सेटिस्फाई द इक्वेशन। व्हेन द हाइट इज 15 मीटर्स तो हमारी t की वैल्यूज क्या आ रही होंगी? तो व्हेन हाइट इज 15 व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ t, और हमें इसको इतना सॉल्व करना है कि ये क्या हो जाए, बेसिकली इस फॉर्म में आ जाए। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। अब क्या Yes, sir. करेंगे? 15, और आप लोगों को पता है, बल्कि एक्सपेंशन भी नहीं करनी है इसके अंदर, होल स्क्वायर नहीं है, मैं समझ रहा था पहले होल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 20t माइनस 5t स्क्वायर। इसको ज़रा अरेंज करते हैं तो 5t स्क्वायर मैं उस साइड पे भेज दूंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना है मुझे। नाउ आई कैन टेक कॉमन 5 हेयर, तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 5 वहाँ डिवाइड होके 0 ही हो जाएगा, तो ये हमने दिखा दिया t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल्स टू 0 शोन। सर तो 5t में से जो हमने लिया है उसमें से हम एक t भी तो ले सकते हैं कॉमन। t क्या तीनों टर्म्स में कॉमन है बेटा? अच्छा सर, तीनों टर्म्स का देखना है। यस एग्जैक्टली। अगर ये 4 टर्म होता तो फर्स्ट 2 टर्म में देखते, अगर ये 3 टर्म है तो तीनों में कॉमन आ रहा हो तो वो लेंगे, जैसे 5 तीनों में कॉमन था बेटा। ओके सर, ओके। सही है। अब वो आगे क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यूज ऑफ t व्हेन द स्टोन इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड। व्हेन द स्टोन इज 15 मीटर अबव द ग्राउंड व्हाट विल बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t। तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0 को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मिडिल टर्म ब्रेकिंग। जी सर। ऐसा ही है ना, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। t स्क्वायर
3 के फैक्टर्स निकाल 4 के फैक्टर 3 के फैक्टर्स निकालने हैं जिनको हम ऐड करें तो 40 आए तो 4 वन माइनस 4 और नहीं माइनस। नहीं 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 3 1 3 एंड 3 प्लस 1 4 बनता है। जी सर सॉरी। फर्स्ट टर्म में से कॉमन लेते हैं, टी कॉमन ले लिया, ये हो गया टी माइनस 3 और यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया, अंदर आएगा टी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करेंगे टी माइनस 3 इक्वल्स टू टी माइनस 3 और टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आगे क्या करते थे याद है आप लोगों को? जी सर। आपस में इक्वेट मतलब अलग अलग इक्वेट करके सॉल्व करेंगे, इक्वल 0 से टी इक्वल्स टू 1 एंड टी इक्वल्स टू 3। तो ये आंसर्स आ रहे हैं। सो व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 1 हमारा आंसर 15 आ रहा होगा, एंड व्हेन टाइम इक्वल्स टू 3 तो हमारी हाइट जब भी 15 आ रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड का मतलब क्या है? बड़ी अगर आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए हो कि अभी तक चल क्या रहा है तो आप लोग आराम से आंसर कर सकते हो। व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, फॉर एग्जांपल दिस इज ग्राउंड, और जब स्टोन हिट कर गया है ग्राउंड को तो इस बात का क्या मतलब है कि हाइट कितनी होगी अब? 0। एग्जैक्टली शाबाश, जबरदस्त। तो व्हेन द स्टोन हिट द ग्राउंड टाइम क्या हो रहा होगा? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हाइट इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। हाइट की जगह हमने क्या लिख दिया? 0। अब हमें टाइम बताना है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं 5, 0 वहां लिख देता हूँ पहले तो 20t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू 0। हम 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 और t अंदर क्या आ जाएगा? 4 माइनस टी इक्वल टू 0। फिर उसके बाद 5t इक्वल्स टू 0 और 4 माइनस टी इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 एक आंसर है एंड t इक्वल्स टू 4 एक आंसर है। हम लिख देंगे 4 यहाँ पे आंसर। ओके सर। सही है? जी सर। अब क्वेश्चन ए, और बताओ। क्वेश्चन 8 का ए, ये ऊपर इनइक्वालिटी है बेटा, ये अभी ये नहीं नहीं करना, करना। मैंने क्रॉस भी लगाया हुआ है। हाँ इनइक्वालिटी के चैप्टर में करेंगे इसको, अब डोंट वरी। 14 का बी, वो भी शायद यही है, एक दफा मुझे देखने दे, वो भी यही 14 का भी यही है बेटा, इनइक्वालिटी है। और बताओ। है। लास्ट ये मेरी एक है, क्वेश्चन 15। 15 यस सर। 15 बी पार्ट। 15 बी पार्ट। रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक डी द सब्जेक्ट। अच्छा डी को सब्जेक्ट बनाना है, जरा यहाँ पे फोकस करो इस फॉर्मूले पे, उसमें से हमें डी को सब्जेक्ट बनाना है। तो 1 अपॉन बी इक्वल्स टू 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी। हम क्या कर सकते हैं? पहले डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो नहीं कर सकते, हम सबसे पहले 1 अपॉन डी को, हाँ परफेक्ट, तो हम क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी, लाइक दिस। सेकेंडली हम लोग को फ्रैक्शन सेम करना, डिनोमिनेटर सेम करना है वहां पे, तो हम रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई कर देंगे। बीसी बनाने के लिए हम बी को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, और सी को बी से कर देंगे तो ऊपर भी बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा सी माइनस बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी। यहाँ तक क्लियर है? जी सर इतना हो गया, तब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे क्या करना है? हमें डी को सब्जेक्ट बनाना है। हम एक काम करते हैं, आप लोगों को पता है जब फ्रैक्शंस के बीच में इक्वल्स टू आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब डी को उससे मल्टीप्लाई कराएंगे। हाँ वैसे तो रेसिप्रोकल करके डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है, लेकिन आप लोग ये देखो कि डी जो है वो सी माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा और 1 जो है वो बी सी से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई बी सी तो बी सी बन गया। यहां तक समझ में आया जैद? जी सर। अच्छा इसके बाद हमें डी को सब्जेक्ट बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि डी को इधर ही रखते हैं, बी सी अपॉन सी माइनस बी कर देते हैं, सी माइनस बी को डिनोमिनेटर में भेज देते हैं वहां पे, क्योंकि वो डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उस तरफ, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया बी सी अपॉन सी माइनस बी। ओके सर। समझ में आया? एक और अच्छी चीज जो अभी फातिमा ने बताई है वो ये है कि अगर आपके पास इक्वल्स टू बीच में हो और आपके फ्रैक्शंस जो हैं वो आप चाह रहे हो कि फ्रैक्शन को मैं इन्वर्ट्स कर दूं, तो दोनों फ्रैक्शंस को इन्वर्ट्स किया जा सकता है। क्या मतलब हुआ?
c माइनस बी अपॉन बी सी लिखा हुआ था एंड 1 अपॉन टी लिखा हुआ था। दोनों फ्रैक्शन को अगर आप फ्लिप करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। तो ये हो जाएगा d अपॉन 1 या d हो जाएगा और वो हो जाएगा आपके पास बी सी अपॉन सी माइनस बी। डायरेक्ट भी हो सकता है। और सर डायरेक्ट डी आंसर आ गया क्योंकि 1 अगर नीचे होता हाँ तो d अपॉन 1 है तो उसको तो इग्नोर करो, d है आपका बी सी अपॉन सी माइनस बी, आंसर यूं भी आ रहा है। क्लियर? राइट सर। सही है। और कोई क्वेश्चन बेटा? सर मेरे तो और नहीं है, इनसे पूछ लें। फातिमा अब्दुल्ला। Sir, question number 34 or 38. 34 और 38, 34 एंड 38। ठीक है, 34 को देख लेते हैं पहले। P द सब्जेक्ट, ठीक है, डिनोमिनेटर को वहां मल्टीप्लाई करा देंगे T से, तो ये हो जाएगा TP माइनस 4T इज इक्वल्स टू P प्लस 3। आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग को P सब्जेक्ट बनाना है तो P वाले एक तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा TP माइनस P इज इक्वल्स टू 4T प्लस 3। यहां तक समझ में आया? यस सर। मैंने जगहें चेंज कर दी, P को मैंने वहां भेज दिया और माइनस 4T को मैंने यहाँ कर दिया, तो साइन भी चेंज हो गई। माइनस P वहां हो गया, नेगेटिव 4T था वहां जाके पॉजिटिव 4T हो गया। अब्दुल्ला समझ में आया बेटा? Yes, sir. सही है। अब हम P कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा T माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 4T प्लस 3 एज इट इज। नाउ ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड विद P, तो वहां जाके ब्रैकेट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो। जी सर। Yes, sir. सही। और आपने 38 बोला है, 38 साइमल्टेनियस है, उसको करेंगे सुकून से। और नहीं है? यस सर। हमारी क्वेरी सारी कंप्लीट है पिछली, और अब आप लोग सारा का Sir, सारा 43 फोकस किस पे करो? कर सकते हैं? जी बेटा कुछ कह रहे हो? Sir, 43. ओके ओके, सॉरी बेटा, एक मिनट। 43 सही। फाइंड s when t is equals to 121। सही है, t की जगह हम 121 पुट कर देंगे। s इज इक्वल्स टू क्यूब रूट 121 प्लस 4 क्यूब रूट ऑफ 125। ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं 3 दफा मल्टीप्लाई करूं तो 125 बनता है 5। क्यूब रूट ऑफ 125 इज बेसिकली 5। रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक t द सब्जेक्ट। t को सब्जेक्ट बनाना है। हमारा फॉर्मूला क्या है? s इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ t प्लस 4। टू मेक t द सब्जेक्ट, हम सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि ये क्यूब रूट जो है ना उसको रिमूव करना है। तो जस्ट लाइक स्क्वायर रूट को स्क्वायर रिमूव करता था, क्यूब रूट को कौन रिमूव करेगा? क्यूब रूट रिमूव करेगा। तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? क्यूब लगा देंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्यूब लगाने से क्या होगा? क्यूब एंड क्यूब रूट यहां से कैंसिल हो जाएगा और s पे क्यूब लगा रहेगा लाइक दिस। तो ये हो जाएगा t प्लस 4, और हम अब 4 को उधर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा s क्यूब माइनस 4 इज इक्वल्स टू t। ये आपका आंसर है। एक ठीक है बात सर। याद रहे, राइट सर। एक बात याद रहे, जब तक क्यूब रूट हटा हुआ नहीं है आप 4 को इधर उधर भेज नहीं सकते। जैसे ही आपने क्यूब रूट हटा दिया अब आप 4 की शिफ्टिंग कर सकते हो। Yes, sir. चलो और बताओ, और कोई है अब्दुल्ला? No, sir. ठीक है, शाबाश। तो आप लोग की क्वेरी सारी हो गई हैं। अब आप लोग मेन फोकस करो स्टैटिस्टिक्स के अंदर। मैंने आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स का बेसिक मीन मीडियन मोड भेज दिया, स्टैटिस्टिक्स ग्राफ की फर्स्ट फाइल भेज दी, एक और भी फाइल है, उन सबको कंप्लीट करना है। तो अब आप लोग सारे फोकस हो जाओ स्टैटिस्टिक्स के ग्राफ्स पे, ठीक है? और कोशिश करो कि Yes, कल sir. तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, और सैटरडे तक कोशिश करो ये काम कंप्लीट करो ताकि इनकी क्वेरीज जो हैं वो फिर हम लोग डिस्कस कर सकें। ओके सर। Yes. और बीच में कोई क्लास बनती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि हमें प्रीवियस क्लासेस को भी देखना है, ठीक है?
जी सर। ठीक है। चलो ठीक है, फिर यहाँ ऑफ करते हैं। ओके सर। ओके, ज़्यादा आप क्लास में रहना, बाकी बच्चे आप लोग ऑफ कर दो। अल्लाह ठीक है हाफिज़। सर। हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज।